अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा फैज़ है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज़ अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ। सो बेसिकली रिसेंटली हमारा टेकेबल की तरफ से इनविटेशन आया विज़िट का। तो हमने उनके प्रोडक्शन हॉल में भी विज़िट किया, जिसमें हमने केबल की मैन्युफैक्चरिंग ए से लेकर जेड तक देखी कि केबल की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और देन फिर हम उनकी लेबॉर्ट्री में गए और कुछ टेस्ट परफॉर्म किए, जिसमें से हमने केबल के टेस्ट परफॉर्म किए, उनके इंसुलेशन के टेस्ट परफॉर्म किए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि केबल की मैन्युफैक्चरिंग में ए से लेकर जेड तक क्या स्टेप्स होते हैं, और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। कॉपर की प्योरिटी को चेक करने के लिए कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो केबल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की बात की जाए तो 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं केबल मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहला स्टेप आ जाता है रॉ मटेरियल, सेकंड आ जाता है ड्राइंग, थर्ड आ जाता है एनीलिंग, फोर्थ आ जाता है आपका टिन कोटिंग एंड फिफ्थ आ जाता है आपका एक्सक्रूजन। तो ये आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि ये स्टेप होते क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकेंडली अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल हमारे पास दो कैटेगरी की है। एक कंडक्टर का रॉ मटेरियल है और दूसरा आपके पास इंसुलेशन का रॉ मटेरियल है। कंडक्टर के रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो नामवर मटेरियल हमारे पास यानी मेटल्स जो हैं, एक कॉपर आ जाता है, दूसरा एलुमिनियम आ जाता है और थर्ड सिल्वर आ जाता है। मार्केट में अगर देखें तो कॉपर और एलुमिनियम दोनों ये ज़्यादा आपके इस वक्त इन है। उसकी वजह ये है कि कॉपर, मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बता देती हूँ कि कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी जगह पर हम एलुमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉपर की कंडक्टिविटी 100% तक है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एलुमिनियम की कंडक्टिविटी 60% तक होगी। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा कि जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं वहाँ पर आपका एलुमिनियम यूज़ हो रहा होता है। उसकी दो वजह होती हैं। एक तो पहली बात कि एलुमिनियम की नेचर ये होती है कि ये लाइटर है कॉपर के मुकाबले में। दूसरी बात ये आ जाती है कि एलुमिनियम जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज लेयर बना लेता है। ये इसमें कोरोजन नहीं होती। लेकिन जो कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बेसिकली इसमें कोरोजन हो रही होती है। तो यही वजह होती है कि इन दो फैक्टर की बुनियाद पर हम एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस पर। कॉपर जो है वो आपको जो है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें ये ज़्यादा डक्टाइल है, ये ज़्यादा मेलिएबल है। तो कुछ फैक्टर कॉपर के अच्छे हैं और कुछ फैक्टर एल्युमिनियम के अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने मटेरियल को ऑप्ट करना होता है, आपने चूज़ करना होता है। और सेकेंडली अगर मैं रॉ मटेरियल इंसुलेशन की बात करूँ तो इंसुलेशन आपकी दो कैटेगरी की आ रही होती है मेजर, मैं बता रही हूँ। एक PVC आ रही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और दूसरी आपकी आ जाती है XLPE या XLPO। XLPE या XLPO की बात करूँ तो ये बेसिकली ये क्रॉस लिंक पॉलीथीन है, या पॉलीफीन कह लें या पॉलीथीन कह लें। तो अगर मैं PVC या XLPO या XLPE का कंपैरिजन करूं तो XLPO या XLPE ज़्यादा अच्छा इंसुलेशन है PVC के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि PVC 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक विथस्टैंड कर जाता है, लेकिन जो XLPO या XLPE है ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक विथस्टैंड कर सकता है। यानी कि XLPO या XLPE बेसिकली ये हाई वोल्टेज इंसुलेशन है PVC के मुकाबले में। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊँ कि XLPO या XLPE बेसिकली ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इन कंपैरिजन टू PVC। तो यही वजह होती है कि हम XLPO या XLPE को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन XLPO जैसे इसकी स्पेशलिटी भी ज़्यादा है तो इसी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। तो अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं तो आप PVC की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो XLPO या XLPE की तरफ जा सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द केबल ड्राइंग। केबल ड्राइंग की बात करूँ, आसान अल्फाजों में आपको समझा देती हूँ। बेसिकली जो हमारे पास कॉपर आ रहा होता है वो कॉपर रोड की शक्ल में आ रहा होता है। तो कॉपर रोड को डिज़ायर्ड साइज़ या डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट करने का या ट्रांसपोर्ट कंफर्म करने का जो प्रोसेस है उसे हम केबल ड्राइंग कहते हैं। केबल ड्राइंग में बेसिकली आपका जो डायामीटर होता है, डायामीटर आपकी एक स्पेसिफिक डाइस से गुजार कर आपके डायामीटर को रिड्यूस किया जाता है। और आपके पास जो कॉपर रोड आता है वो 8 mm या 12 mm का होता है। तो और ये कॉपर आपके पास प्योर कॉपर होता है। तो सबसे पहले इसकी क्लीनिंग की जाती है, इसकी सफाई की जाती है, जिसमें आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कॉपर में उसको रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद यही कॉपर रिमूव करने के बाद यही कॉपर आपकी जो वाइड ड्राइंग मशीन है उसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें डाला जाता है वाइड ड्राइंग मशीन में। फिर उसके बाद इसको सीरीज़ ऑफ डाइज़ के थ्रू गुजारा जाता है। मैंने डाइज़ की ऑलरेडी पिक्चर भी आपके साथ शेयर की है। तो बेसिकली अगर मैं डाइज़ के ऊपर जब इसको गुजारा जाता है तो डाइज़ के ऊपर स्मॉल होल होते हैं जिसके ऊपर से जो आपकी वायर है उसको खींचा जाता है और आपकी जो वायर का जो डाया होता है वो कम हो जाता है और उसमें इलोंगेशन हो जाती है, लंबी हो जाती है आपकी वायर ना। और सेकेंडली
फिर उसके बाद ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है, तब तक रिपीट किया जाता है जब तक आपके पास रिक्वायर्ड डाया और रिक्वायर्ड साइज़ नहीं आ जाता आपकी केबल का। और सेकेंडली ये कि जब ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है तो इसमें डाई और कॉपर के दरमियान लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट वो आपका कोई भी ग्रीस हो सकती है या वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होता है। ये लुब्रिकेंट इसलिए आपका यूज़ किया जाता है ताकि आपकी डाई और आपकी कॉपर के दरमियान फ्रिक्शन जनरेट ना हो और आसानी से आपकी जो कॉपर वायर है वो डिज़ायर्ड डाया में और आपकी साइज़ में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली एनीलिंग के प्रोसेस में ये होता है कि आपकी जो कॉपर वायर है उसे हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसे कूल डाउन किया जाता है। एनीलिंग से आपकी जो वायर है उसकी सॉफ्टनेस या उसकी डक्टिलिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब आपकी कॉपर ड्राइंग की जाती है ना, तो कॉपर ड्राइंग की वजह से जो आपकी जो कॉपर वायर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसकी जो डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस होती है ना वो कम हो जाती है। तो उसको फिर नेक्स्ट एनीलिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। एनीलिंग के प्रोसेस की वजह से जो वायर है वो आपकी क्रैक या ब्रिटल होने से बच जाती है। एनीलिंग से ना ही आपकी डक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, एनीलिंग से आपकी जो है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। बेसिकली एनीलिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो हीटिंग का होता है। सबसे पहले जो आपकी कॉपर है, कॉपर को फर्नेंस बेसिकली कहते हैं भट्टी में एंटर किया जाता है और उस पर इलेक्ट्रिकल हीटिंग की जाती है, या फिर हम गैस फाइड फर्नेंस में भी अब उसको जो है वो एंटर करके उसे हीट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर सेंसर की मदद से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तकरीबन 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट किया जाता है। जब तक आपके पास कॉपर जो है वो एक आपकी पर्टिकुलर सॉफ्टनिंग अटेन नहीं हो जाती तब तक जो है वो उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। और सेकेंडली आपकी जो हीटिंग होती है वो आपकी कंट्रोल्ड हीटिंग होती है। कंट्रोल्ड हीटिंग होने का मतलब यह है कि आपकी ओवर हीटिंग नहीं हो रही या आपकी अनइवन हीटिंग नहीं हो रही। अनइवन हीटिंग का मतलब कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हीटिंग हो रही, बल्कि यूनिफॉर्म हीटिंग रहती है, कॉन्स्टेंट हीटिंग रहती है। फिर उसके बाद हीटिंग होने के बाद आपकी जो कॉपर है उसे होल्डिंग पीरियड से गुजारा जाता है। होल्डिंग पीरियड में होता है कि आपकी कॉपर को थोड़ा हवा में एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और एटमॉस्फेयर को ऐसा कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई आपकी जो निकल है या हाइड्रोजन इस तरह के जो टॉक्सिक आपके केमिकल्स हैं वो आपकी कॉपर को ख़राब ना कर सकें। फिर उसके बाद आपको जो कॉपर है उसे कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। कूलिंग प्रोसेस से इसलिए गुजारा जाता है ताकि वो कूल डाउन हो जाए और हम उसको इंटरनल किसी स्ट्रेस या किसी शॉक से जो है वो बचा सकें। अब कूलिंग मेथड दो किस्म के होते हैं, एक हमारा एयर कूलिंग होता है और दूसरा वाटर कूलिंग होता है। एयर कूलिंग में बेसिकली आपका जो कॉपर है उसे एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, और वाटर कूलिंग में आपका जो है वो वाटर के जो स्प्रे या स्प्रिंकल वगैरह किए जाते हैं। और कूलिंग के लिए ये होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो ना तो ज़्यादा क्विकली होनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए, और ना ही स्लोली होनी चाहिए। जो आपकी कूलिंग होती है वो तकरीबन यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, यानी आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। इससे जो आपकी जो कॉपर की जो शेप होती है वो प्रॉपर, यानी कॉपर की साइजिंग या कॉपर की शेप और कॉपर की फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रॉपर तरीके से आ रही होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो आता है टिन कोटिंग पर। टिन कोटिंग बेसिकली ये एक ऑप्शनल स्टेप है, ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, और ये कॉपर में ही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉपर की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि उस पर जंग लग जाता है। कॉपर की जो लेयर है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज होने के बाद उस पर जंग लगने का खदशा होता है। तो हम क्या करते हैं कि कॉपर पर जो है वो टिन की कोटिंग कर देते हैं ताकि हम उसको जंग से बचा सकें। अब टिन को कोट करने के दो मेथड हैं, एक हॉट डिप टिन कोटिंग है, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर मैंने वीडियो में भी दिखाई हुई है वो हॉट डिप टिन कोटिंग है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है। तो हॉट डिप टिन कोटिंग क्या होती है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हॉट डिप टिन कोटिंग में सबसे पहले फ्लक्सिंग होती है। फ्लक्सिंग बेसिकली ये होता है कि कॉपर को जो है ना फ्लक्स सोल्यूट, जो कि जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है ना उससे गुजारा जाता है, ताकि उसमें अगर कोई भी कुछ भी ऑक्सीडाइजेशन वगैरह हुई हुई है या कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह आई हुई है तो उसको रिमूव किया जाए। फिर उसके बाद जो है वो आपके जो कॉपर है, कॉपर को जो है वो उसको मोल्टन टिन का मतलब होता है पिघले हुए टिन के अंदर उसे डुबोया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 230 टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर जो है उस पर टिन की जो है वो लेयर लगाई जाती है। फिर लगाने के बाद उसे वाइप किया जाता है। उसे वाइप करने का मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अगर कोई टिन लग गया तो उसके ऊपर से वो साफ़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसे कूलिंग की जाती है। अब कूलिंग भी इसमें दो कैटेगरी की होती हैं, एक एयर कूलिंग होती है और ये दूसरी जो होती है वो वाटर कूलिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बंचिंग में बेसिकली बंचर मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें यह है कि केबल्स को बंचिंग में यानी गुच्छों में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्विस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि आपको जो वायर्स हैं उनको बंडल में ट्विस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टर। तो इसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो ये कि इसमें पिच को मेंटेन रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पिच बेसिकली
पिच कहते हैं नंबर ऑफ़ ट्विस्ट्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में हमारे पास कितने ट्विस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन रखना और इस बात का ध्यान रखना कि जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो इस ट्विस्ट्स के दरमियान कोई ब्रेकेज ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 3 फेस वायर ट्विस्टर, ये जिसे हम लेड अप मशीन भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि रेड येलो ब्लू कलर के जो आपकी 3 फेसेस होती हैं उन 3 फेस वायर को ट्विस्ट किया जाता है स्पेसिफिक बंडल में। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंड अप मशीन आ जाती है कि इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल वायर्स होती हैं, उसको सिंगल एक ही स्टैंड पे कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक सिंगल स्टैंड नज़र आ रहा होगा, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडिंग मशीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रूडर मैंने पहले भी बताया था। अप्लाइंग इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन अप्लाई के कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन अप्लाई करने के प्रोसीजर को एक्सट्रूडर कहते हैं, एक्सट्रूडिंग कहते हैं। और जो मशीन ये कर रही होती है उसे हम एक्सट्रूडर कहते हैं। ये बेसिकली इंसुलेशन पीवीसी होती है, एक्सएलपीओ होती है या एक्सएलपीई होती है, या फर्दर कोई भी इंसुलेशन किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक कॉपर वायर, टिन कोटेड कॉपर वायर जा रही है आपकी एक्सट्रूडर में, और यहाँ पर पीवीसी इंसुलेट हुआ हुआ है, और पीवीसी इंसुलेशन के बाद आपकी वायर जो है वो केबल इंसुलेटेड वायर निकल रही है। तो आपने, और सेकेंडली आपने पीवीसी यानी डबल पीवीसी का भी नाम सुना होगा, पीवीसी एक्सएलपीई या एक्सएलपीओ का भी नाम सुना होगा। वो बेसिकली एक स्टेप से गुजरने के बाद फिर दोबारा उस इंसुलेटेड वायर को दोबारा एक्सट्रूडर में इंसर्ट किया जाता है और दोबारा उस पर जो है वो कोटिंग की जाती है। तो इस तरीके से आपकी पीवीसी यानी डबल पीवीसी आपकी बनती है। यहाँ पर आपका एक्सट्रूडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये बेसिकली एचपी टेस्टर है, हाई वोल्टेज दिए जाते हैं इंसुलेशन को, ताकि उसकी इंसुलेशन टेस्ट की जाती है कहीं से वायर ब्रेकेज तो नहीं हुई हुई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हीटर। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर देकर केबल को टेस्ट किया जाता है कि वो विथस्टैंड कर लेती है या नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HVAC टेस्टर। इसमें 3500 AC वोल्ट केबल को देखकर उसकी स्टैंडेबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो आइदर इतने वोल्ट को बेयर कर पाती है या नहीं कर पाती। नेक्स्ट इसमें इंसुलेशन इलास्टिसिटी टेस्ट मशीन होती है, जिसमें आपको मैक्सिमम इलोंगेट करके या लोड डालकर केबल को चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेजिस्टिविटी टेस्टर। ये बेसिकली इस पर हम केबल की रेजिस्टिविटी चेक करते हैं। कॉपर की रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 1.68 समथिंग होती है। तो अगर आपके पास केबल जो है वो उसकी स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी आ जाती है तो देन हम कहते हैं देन योर केबल इज़ ओके, अदरवाइज़ हम केबल को रिफ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैगर बेसिकली इंसुलेशन टेस्टर होता है, जिसमें हम हाई वोल्टेज देकर मैक्सिमम हाई वोल्टेज देकर हम केबल की इंसुलेशन को चेक करते हैं कि केबल कितनी इंसुलेशन तक वोल्टेज को बेयर कर पाती है। मैगर के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, बाकी मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैगर की डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं मैगर को यूज़ करना सिखाऊँ। ये बेसिकली मैंने आपके साथ 3 स्टैंडर्ड चेक किए हैं। अगर आप केबल बाय भी कर रहे हैं तो केबल बाय करने से पहले आप कोशिश करें कि इन स्टैंडर्ड को एक दफ़ा थोरली रीड आउट कर लें कि इधर जो आप केबल बाय कर रहे हैं ये क्या आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसमें से 3 स्टैंडर्ड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक IEC बेसिकली इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल स्टैंडर्ड है, BSEN स्टैंडर्ड है, और BS स्टैंडर्ड, ये दोनों आपके ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। और ये हमारी वापसी का सफ़र था। इसमें मैं टेक केबल के क्वालिटी इंजीनियर अदनान साहब, जिन्होंने काफ़ी हमें टेक्निकल एक्सपोजर बताया है A से लेकर Z तक, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और सेंट्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज की हमारी जितनी भी टीम थी उनका थैंकफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।